Welcome to Vivaswan Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT, and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. स्वागत है एक बार फिर से विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन में। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट का शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में भी मैं आपसे आज बात करूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको उसके लिए तैयार रहना है, क्योंकि फिर नेक्स्ट एग्जामिनेशन में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं बहुत है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ एक एक करके। सबसे पहले यहाँ बोला गया है कि क्या होता है चार्ज। देखिए, चार्ज की अगर हम बातें करें तो चार्ज क्या होता है। चार्ज का अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ आपको, चार्ज क्या प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉज द एक्सपीरियंस फोर्स व्हेन इज प्लेस इन एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो चार्ज क्या है, एक प्रॉपर्टी का मैटर है जिसके वजह से चार्ज की वजह से जब आप उसे इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में कहीं पर रिप्लेस करते हो तो उसमें एक फोर्स फील होता है। चार्ज दो टाइप के हो सकते हैं, एक हो सकता है प्लस, दूसरा हो सकता है माइनस। तो चार्ज को हम लोग क्यू से जोड़ करते हैं, तो एक प्लस क्यू, दूसरा मैं माइनस क्यू को भी चार्ज मान के चलता हूँ। अगर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बातें करूँ चार्ज की, तो क्या है वो, लाइक चार्ज जो है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और जो अनलाइक चार्ज है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि अगर आप दो पॉजिटिव चार्ज को या फिर आप दो नेगेटिव चार्ज को आपस में आजू बाजू में प्लेस कर दोगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर आप अनलाइक चार्जेस को आसपास में प्लेस करेंगे तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये यहाँ पर बोला जा रहा है। अब चार्ज जो है वो चार्ज का एक फॉर्मूला होता है, क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले हम अगर आपसे बातें करूँ कि एक चार्ज में, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन का एक चार्ज है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और अगर मैं बातें करूँ आपसे कि SI यूनिट क्या होता है चार्ज का, तो SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। क्या होता है, कूलम। तो ये हमने कुछ बातें करी चार्ज के बारे में, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे बात करता हूँ कि चार्ज ट्रांसफ़र के बारे में आपसे मैं बात करता हूँ। मान लीजिए कि मान के चलिए यहाँ पर क्या होता है कि अगर इसके ऊपर सरफेस पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, मान लेता हूँ मैं इस सरफेस के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर जो चार्ज की वैल्यू है मैं वो मान लेता हूँ कि 60 कूलम है पॉजिटिव चार्ज। फिर एक इसके पास वाले सरफेस पे नेगेटिव चार्ज को मैं यहाँ पर मान लेता हूँ। तो इसके ठीक पास में एक और स्फीयर है जिसके सरफेस पे नेगेटिव चार्ज है, और इसका वैल्यू भी मैं मान लेता हूँ Q इज इक्वल टू -60 कूलम। और फिर मैंने क्या किया, किसी एक मेटलिक कंडक्टर से इन दोनों को जोड़ दिया। मैंने क्या करा, मैंने किसी मेटलिक कंडक्टर से इन दोनों को जोड़ दिया। तो फिर जाके मेटलिक कंडक्टर से जोड़ने के बाद फिर मैंने इसको सेपरेट कर दिया। फिर मैंने इसको क्या करा, फिर मैंने इसको सेपरेट करा, तो दो स्फीयर बन गए। एक पहले से बना हुआ है यहाँ पर, ये दूसरा स्फीयर। अब अगर मैं बोलूँ कि इस वाले स्फीयर पे चार्ज की वैल्यू क्या होगी, तो 0 कूलम होगी। दोनों स्फीयर चार्ज की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये दोनों ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया। तो जैसे ही हमने क्या किया, चार्ज को एक दूसरे से टच करवाया, इसने क्या करा, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया, और चार्ज की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो गई। चार्ज की वैल्यू क्या हो गई, घट गई, ठीक है। अच्छा, चार्ज क्या हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, मैंने आपको बोल दिया ये बात। अच्छा, चार्ज एक कैसा क्वांटिटी है, तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब चार्ज का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो चार्ज क्या है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। और ऐसा यूनिट क्या होता है चार्ज का, कूलम। या फिर चार्ज का एक फॉर्मूला होता है करंट के रिस्पेक्ट में, उस फॉर्मूले से भी आप ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज को निकाल सकते हैं। चार्ज इज इक्वल टू होता है करंट इनटू में टाइम, और करंट का फॉर्मूला होता है, करंट का यूनिट होता है एम्पियर, करंट का यूनिट होता है एम्पियर, और टाइम का होता है सेकंड। तो अब चार्ज का एक और यूनिट जिसको आप बोल सकते हो एम्पियर सेकंड। तो चार्ज का एक और यूनिट मैंने आपको बता दिया जो क्या है हमारा, एम्पियर और सेकंड है, ठीक है। अच्छा चलिए, अब मैं आपको और एक बात करता हूँ इसके बारे में, और कुछ बातें बताओ आपको चार्ज के बारे में। इसके लिए आपको चार्ज का एक फॉर्मूला हमेशा याद रखिए यहाँ पर, कि चार्ज का जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हो गया चार्ज का एक फॉर्मूला जिसको आपको याद रखना है। यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और एन जो है वो हमेशा
एन जो है हमेशा वो उसका वैल्यू 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, मगर उसका वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में या फिर पॉइंट में नहीं हो सकता है। ये आपको समझना पड़ेगा कि चार्ज का वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में या फिर पॉइंट में नहीं हो सकता है। अब हम बातें करते हैं कूलम लॉ के बारे में। कूलम लॉ में क्या बोला जाता है कि मान लीजिए यहाँ पर एक स्फेयर है और यहाँ पर दूसरा स्फेयर है। अब मैंने बोला कि इस स्फेयर के पास जो चार्ज है, इस स्फेयर के पास जो चार्ज है इसकी वैल्यू है +Q, और यहाँ पर एक स्फेयर है जिसके पास जो चार्ज है उसकी वैल्यू है -Q, और इन दोनों स्फेयर के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों स्फेयर के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैं मानता हूँ R। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये दोनों ऑपोजिट पोल के चार्ज है, ऑपोजिट इनकी पोलैरिटी है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्ट करने के लिए एक फोर्स लाएंगे, जिस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये फोर्स क्या होगा? तो वो जो फोर्स है जो ये अट्रैक्ट करने के लिए एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स क्या होगा? तो देखिए, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो Q, इसको मैं Q1 मान लेता हूँ, उसको Q2 मान लेता हूँ। तो जो चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का, मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन का। जितना आप Q1 Q2 को बढ़ाओगे उतना ही फोर्स भी बढ़ेगा, और ये जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनके सेपरेशन के स्क्वायर का। ये कहीं ना कहीं कुछ हद तक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से मिलता जुलता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। अगर आपने मेरे ग्रेविटेशन वाले लेक्चर को नहीं देखा है तो आप अभी जाकर के उस लेक्चर को भी जरूर देखिए। चलिए मैं इस पर आगे बातें करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इनके प्रोपोर्शनल को हटाता हूँ, तो फोर्स क्या हो जाएगा? तो यहाँ फोर्स हमारा बन जाएगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई सेपरेशन का स्क्वायर। अब मैं फोर्स पे और बातें करूँ, अब मैं यहाँ से प्रोपोर्शनल हटाऊँगा तो यहाँ पे मैं प्रोपोर्शनल लगाऊंगा K। तो फोर्स जो हमारा हो जाएगा K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, जो कि हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला है हमारा K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, जिसमें से Q1 Q2 हमारा क्या है? Q1 Q2 चार्ज है, और R क्या है? रेडियस, और उनके बीच के सेपरेशन का डिस्टेंस। सेपरेशन को हम लोग रेडियस नहीं, उनके बीच का सेपरेशन है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि K की वैल्यू क्या होगी, इस कांस्टेंट K की वैल्यू क्या होगी, तो K की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें से 1, 4, पाई ये सभी कांस्टेंट है, और एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट का एक नाम है, क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये एप्सिलॉन नॉट का नाम है। अब एप्सिलॉन नॉट अगर कांस्टेंट है तो उसकी कुछ वैल्यू होती होगी, तो एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और इसका यूनिट क्या होता है, मैं आपको यूनिट को निकाल के सिखा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें याद रहे कि इसका यूनिट क्या होगा। देखिए, अगर आप इसका यूनिट निकालना चाहो, चूँकि मैंने आपको यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर में इसका यूनिट निकालना सिखा रखा है, फिर भी आपको मैं यहाँ पर दोबारा सिखाता हूँ। देखिए, फोर्स क्या होगा K, जिसको मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोल देता हूँ, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब मुझे किसका यूनिट निकालना है? तो मुझे एप्सिलॉन नॉट का यूनिट निकालना है। तो मैं एप्सिलॉन नॉट को अगर सब्जेक्ट बनाता हूँ तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा FR स्क्वायर, और ये दोनों तो कांस्टेंट है तो इसको मैं कुछ भी यूनिट नहीं होगा तो इसको हटा देता हूँ, और ये हो जाएगा Q1 Q2। तो एप्सिलॉन नॉट फोर्स का क्या होता है? न्यूटन। R का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। पर दोनों का क्या होता है? कूलम स्क्वायर, क्योंकि चार्ज है तो क्या होगा इसका यूनिट? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, देखिए, सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी गलती होगी मुझसे। अगर मैं एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पर सब्जेक्ट बनाऊँ तो आप यहाँ देखिए FR एप्सिलॉन नॉट आ चुका है, और ये आ जाएगा Q1 Q2, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पर 1 लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब क्या होगा, मैं एप्सिलॉन नॉट को बनाता हूँ सब्जेक्ट, तो यहाँ क्या निकलेगा मेरा? Q1 Q2 बाई FR। तो अब मैं यहाँ पर Q1 Q2 ऊपर, तो कूलम का स्क्वायर ऊपर आएगा और न्यूटन मीटर स्क्वायर नीचे आएगा। तो मैं इसको क्या बोलूँगा? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट आप बोल सकते हो, या फिर आप ऐसा कर सकते हो न्यूटन टू द पावर -1 मीटर टू द पावर -2 बाई कूलम टू द पावर 2, या फिर सॉरी बाई नहीं बोलोगे, यहाँ पे कूलम टू द पावर 2। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो और इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो यहाँ से मैंने आपको कई चीज़ों को बताया जहाँ पर आपको क्या क्या ध्यान में रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इसका वैल्यू कभी पूछा जा सकता है, इसकी यूनिट काफ़ी बार पूछी जाती है। मैंने दोनों फॉर्म में आपको दिखा दिया। और ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो क्या होता है? तो मैंने क्या बोला
कि जब भी दो चार्ज आपस में रखे होंगे तो उन दोनों के बीच में एक रिपल्सिव फोर्स जनरेट होगा। वो जो रिपल्सिव फोर्स है या फिर अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है, अगर सेम चार्ज होंगे तो अट्रैक्टिव होगा, अगर अपोजिट चार्ज होंगे तो क्या होगा, रिपल्सिव होगा। तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा, और एक कैसा वो फोर्स कैसा होगा, तो वो फोर्स चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और डिस्टेंस का स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब जो के हम लोग बातें करा हमने के बारे में, वो के क्या है, तो जो के है वो हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट, जिसमें से उसको कहा जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। चलिए अब हम लोग आते हैं नए टॉपिक में, जिसकी बातें यहाँ पर मैं आपसे करूँगा, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बारे में हम थोड़ा सा बातें करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड से यहाँ देखिए, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत टाइम पूछे जाते हैं। मैं उन क्वेश्चंस को भी आपको कराऊंगा, फिर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको यहाँ पर लिख करके पहले आपको समझाता हूँ कि क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ बातें करी गई है, जो मैं आपको यहाँ पर लिख के समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए सभी चीज़ें। क्या बोला गया है, इट इज़ defined as the space around the charge. It is defined as the space around the charge. It is defined as the space around the charge in which its electrostatics force of attraction, electrostatics force of attraction or repulsion can be experienced by any other charge। यानी कि आपने क्या किया, यहाँ पर मान लीजिए एक चार्ज कर दिया, मैंने यहाँ पर इसको आपको अच्छे से समझाता हूँ कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। मानिए आपने यहाँ पर एक चार्ज को रख दिया, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो एक इलाका आप मान लीजिए, इसके अराउंड, इसके चारों तरफ एक एरिया को आप मान लो, ये एक एरिया है। अगर इसके अंदर आप कहीं पर भी एक पॉजिटिव या फिर एक नेगेटिव चार्ज को लेके आओ, तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा और इसको रिपेल कर देगा। मतलब अगर आप उसके इलाके के अंदर, उसके फील्ड के अंदर किसी भी एक पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को लेके आओ, एक यूनिट चार्ज को लेके आओ, तो वो जो चार्ज है वो भी एक फोर्स फील करेगा। तो वो जो फोर्स फील करेगा, एक फोर्स उसको महसूस होगा जिस इलाके तक में, इस इलाके को जहाँ तक में इसको ये फोर्स महसूस हो रहा है, इस इलाके को हम क्या कहते हैं, तो इस इलाके को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलाके को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि मैंने आपको समझाया कि क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो इसको डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल ई से। तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, इसको हम लोग कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। मैंने आपको डेफिनेशन को समझाया कि उसको फोर्स को अब कैसे वो फील करेगा। अब मैं आपको यहाँ पर ब्लैंक पेज नहीं है, तो मैं ब्लैंक पेज लेकर के यहाँ समझाता हूँ आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं यहाँ पर कंटिन्यू करता हूँ, और बीच में एक दो स्लाइड्स को, रुकिए मैं जरा स्लाइड को अरेंज कर लूँ। चलिए मैंने स्लाइड्स को अरेंज कर रखा है। तो यहाँ पर अब क्या बोला जा रहा है कि मैं अगर आपसे बात करूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ कि फोर्स फील्ड बाय ए यूनिट चार्ज। तो एक यूनिट चार्ज को कितना फोर्स फील होगा, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप चाहो तो आपने ऑलरेडी फोर्स का फॉर्मूला देख रखा है, जो कि क्या था, के क्यू, एक और मैं स्मॉल क्यू मान लेता हूँ, बाई आर स्क्वायर। अब मैं इस एफ की जगह पर इस फॉर्मूले को बढ़ा देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय आर स्क्वायर, और पहले से ये स्मॉल क्यू था। अब इसने क्या किया, यहाँ पर इस स्मॉल क्यू ने इस स्मॉल क्यू को काट दिया, तो हमारा क्या बच गया यहाँ पर, तो हमारा बच गया इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो आप इस फॉर्मूले को भी यूज़ कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर, और इस फॉर्मूले को भी इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि एस आई यूनिट क्या होगा, एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो देखिए ऊपर क्या था फोर्स, नीचे क्या था चार्ज। तो फोर्स का होता है न्यूटन, चार्ज का होता है कूलम। तो न्यूटन पर कूलम इज़ दी एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आप यहाँ पर ये भी बोल सकते हो कि न्यूटन पर कूलम
ही क्या है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये हमने क्या निकाल लिया है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग कुछ और बातें करेंगे। यहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं, देखिए ये चैप्टर कहीं ना कहीं आप देख पाओगे कि ये ग्रेविटेशन से मिलता जुलता चैप्टर है। तो ग्रेविटेशन में भी हमने ग्रेविटेशनल फील्ड को पढ़ा था, पहले ग्रेविटेशनल फोर्स को पढ़ा था, फिर ग्रेविटेशनल फील्ड को भी पढ़ा था। अब यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ और बातें भी करते हैं। देखिए क्या बोला गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम समझते हैं कि क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एट नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रिक, अगर यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ एक नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन्स होंगे वो पॉजिटिव से शुरू होगा और नेगेटिव पे एंड करेगा। कहाँ से शुरू होगा, पॉजिटिव से शुरू होगा और नेगेटिव पे एंड करेगा। नेवर इंटरसेक्ट इच अदर, मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे करके इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। डेंसर लाइन इंडिकेट स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप देखो कहीं पर कि इस तरह से लाइनें हैं, इस तरह से कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइनें हैं और कहीं पर इस तरह से लाइनें हैं, तो आप बोलोगे इसको मैं मानता हूँ ए, इसको मानता हूँ बी। अगर मैं आपसे पूछूँ कि बताइए कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, तो आप कहोगे कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कहाँ ज़्यादा होगी, तो आप बोलोगे जहाँ पर डेंसर है तो ए वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू बी वाले फील्ड में। अब हम बातें करते हैं एक और बारे में, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को तो हमने समझ लिया, अब हम बातें करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, ठीक है। चलिए अब देखिए, पोटेंशियल पर जाने से पहले मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और कुछ बातें बता दूं उनके बारे में, तब मैं फिर पोटेंशियल पे चलूँगा। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन के बारे में और कुछ बातें आपको बता दूं। चलिए उसको बताने से पहले मैं क्या करता हूं, यहाँ पर पोटेंशियल पे जाने से पहले मैं आपको, चलिए पोटेंशियल को मैं कहीं और ले जाता हूँ, इसको मैं बाद में पढ़ा दूंगा। पहले मैं आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनों को ही और ज़्यादा डिटेल में आपको समझा दूँ। फिर क्या बोला गया, देखिए कि हमने समझ लिया, मान लीजिए एक स्फीयर है, स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो ज़ीरो होती है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट इनसाइड ए कंडक्टर। अगर ये कंडक्टर है तो इसके सरफेस पे सिर्फ चार्ज होगा, अगर ये कंडक्टर है तो इसके सिर्फ सरफेस पे चार्ज होगा, अंदर में नहीं होगा। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, नो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ, नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एग्जिस्ट इनसाइड ए कंडक्टर। तो एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, तो एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। ये हमने समझ लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। और कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, ऐसे होते हैं 90 डिग्री में, वो ऐसे होते हैं 90 डिग्री में, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं 90 डिग्री में होते हैं। कंडक्टर के सरफेस पे कैसे होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होते हैं, नॉर्मल होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर normal to surface of conductor तो कंडक्टर सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होते हैं, कंडक्टर सरफेस पे हमने देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मल होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ा जाए लेक्चर में और आगे बातें करी जाए। तो अभी हमने बातें करा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, जो कि मैंने मिटा दिया है। तो चलिए मैं नीचे एक जगह हेडिंग देकर आपको पढ़ा देता हूँ कि क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मैं आपको यहाँ पर आपको समझा देता हूँ कि क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलिए मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आपको समझाता हूँ। तो अब हम समझेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, चलिए बातें करी जाए। क्या बोला गया है, पोटेंशियल एट ए पॉइंट कैन बी physically interpreted as the work done by the field in displacing a unit positive charge from some reference point to the given point। मतलब क्या हुआ इस बारे में मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर कोई एक पॉइंट है और इस पर एक चार्ज है, मैं इसको मानता हूँ प्लस चार्ज है। अब क्या बोला गया है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट कैन बी फिजिकली इंटरप्रेटेड द वर्क डन
बाय द फील्ड इन डिस्प्लेसिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। मतलब कि दूर से किसी एक चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को यहाँ तक लाने में जो हमें वर्क करना पड़ेगा, हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। दूर से यहाँ तक किसी एक चार्ज को लाने में हमें कुछ ना कुछ वर्क करना होगा, क्योंकि ये तो इधर से रिपेल हो रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा, तो ये कहीं ना कहीं अंदर आना चाहेगा नहीं, फिर भी हम इसे अंदर लाना चाहेंगे, तो दूर से यहाँ तक लाने में हमें एक वर्क करना पड़ेगा, और उस वर्क को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नाम देंगे। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को दूर से यहाँ तक लाने में कितना वर्क करना पड़ा। मान लीजिए दूर से, ये मान लीजिए दूर है, मतलब दूर मतलब बहुत दूर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, और हम यहाँ लाना चाहते हैं, इस पॉइंट पे लाना चाहते हैं, मतलब कहाँ लाना चाहते हैं, आर पे लाना चाहते हैं, आर पे। बातों को समझिए ध्यान से, ये बहुत दूर है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, और मैं इसे आर पॉइंट पे लाना चाहता हूँ, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क कितना करना पड़ेगा, तो वो जो वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क जो है वो करना पड़ेगा एफ डॉट डी एक्स के बराबर, क्योंकि आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस जो वो डी एक्स में छोटा रखा है। अब ये दूर से आपको लाना होगा, तो यहाँ तक लाने में जो वर्क करना होगा, फिर यहाँ तक लाने में कुछ और करना होगा, यहाँ तक लाने में कुछ और, यहाँ तक लाने में कुछ और, मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वर्क डन जो करना है आपको वो बढ़ता जाएगा। तो मैं मानता हूँ कि इसको इंटीग्रेट करके आप निकाल पाओगे, कि आपको इनफाइनाइट से लेकर के आर डिस्टेंस तक आपको इसको इंटीग्रेट करना होगा। जब आप इसको इनफाइनाइट से लेकर के आर डिस्टेंस तक इंटीग्रेट करोगे, तो चूंकि आपके सिलेबस में ये पूरा का पूरा नहीं है फॉर्मूला, पूरा डेरिवेशन नहीं दिया गया, तो मैं आपको डायरेक्टली इंटीग्रेट किए बिना ही समझाता हूँ कि क्या होगा हमारा फॉर्मूला। ठीक है, चलिए। तो इसमें जो वर्क हमने जो इस इनफाइनाइट से यहाँ तक किया, वो एक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में आएगा, जिसको हम यू से डिनोट करेंगे, और वो आएगा डायरेक्टली हम करेंगे के Q1, मैं इसको Q1 मानता हूँ, इस वाले को Q1 मानता हूँ, और इसको Q2 मानता हूँ। तो के Q1 से Q2, के Q1 Q2 बाय आप मान लीजिए R तक लेके आए, तो आप R डिस्टेंस तक लेके आओ, तो R होगा, R स्क्वायर नहीं होगा, R होगा ओनली। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या हो गया हमारा पोटेंशियल, ये क्या हो गया पोटेंशियल एनर्जी हमारा हो गया। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसके साथ आपको क्या करना है, कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि वो था के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर था, और यहाँ पर ओनली आर है, तो आपको इसके साथ कंफ्यूज नहीं करना है, कहीं आप ये ना सोचिए कि दोनों इक्वल है। अब जो पोटेंशियल एनर्जी होता है और पोटेंशियल में क्या रिश्ता है, हम वो उस बातों को समझते हैं, कि जो पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, वो दोनों एक ही बात नहीं है, वो दोनों कहीं ना कहीं अलग बात है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को V बोलेंगे, वो क्या होता है, वो होता है U पोटेंशियल एनर्जी बाय चार्ज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो V होता है, वो होता है नॉर्मल पोटेंशियल एनर्जी बाय चार्ज। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप इसकी जगह बैठाओ के Q1 Q2 बाई R, और एक चार्ज है, इस चार्ज से मैंने इस चार्ज को मार दिया, तो V क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा के Q बाई R। तो के Q बाई R हो गया हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, और के Q1 Q2 बाई R हमारा हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से हमने इन चीज़ों को भी समझ लिया कि क्या डिफरेंस है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और इससे अगर आपको सच में चीज़ें समझ में आई है, अगर आपको मदद मिली है, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस चैनल पे हम किसी एक दो चैप्टर के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं, बल्कि पूरे के पूरे सिलेबस को मैं आपको पढ़ाया जा रहा हूँ, और बहुत ही जल्द मैं NDA के पूरे सिलेबस को यहाँ पर ख़त्म करने वाला हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा एग्जाम में, और मैं साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस को भी लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, या फिर आप बोलो वर्क डन, ये दोनों क्या होता है, के Q1 Q2 बाई R होता है, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल था उसको आप बोल सकते हो कि V बाई Q बोलो, या फिर W बाई Q बोलो, दोनों ही एक ही बात है। तो मैंने इन सभी बातों को आपको यहाँ पर अभी तक पढ़ा रखा है। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को और समझते हैं और डिटेल में समझते हैं। मैं आपको जाते टाइम इस चैप्टर में जो भी बातें हैं मैंने आपको पढ़ाया है, उसका मैं एक समरी भी दे दूंगा। तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल आप कह सकते हैं, इसको तो हमने कर लिया। अब हम एक और इसी के अंदर एक और सब टॉपिक को समझेंगे, जिसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, हमने कर लिया। अब हम नाम देंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, समझते हैं वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। चलिए समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को समझते हैं, चलिए। तो इसको आप ऐसे समझिए कि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है। अब आपको इस छोटे से चार्ज को उठा के लाने टाइम, आप एक बार उठा के मान लो यहाँ लाओ इस पॉइंट A पे, और एक बार उठा के मान लो यहाँ लाओ इस पॉइंट B पे।
तो यहाँ से यहाँ लाते टाइम आपको वर्क करना होगा WA, और यहाँ से यहाँ लाते टाइम आपको वर्क करना होगा WB। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में आपको WA वर्क करना पड़ा होगा, या फिर इस पॉइंट का पोटेंशियल हम कहेंगे VA, और इस पॉइंट का पोटेंशियल मैं कहूँगा VB। तो इसके बीच का जो डिफरेंस होगा इसको हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस VAB, या फिर आप इसको कहो चेंज इन V कह सकते हो, जो कि हो जाएगा VA माइनस VB। तो मैं अगर आपसे कहूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो हो जाता है VA माइनस VB हो जाता है। या फिर यहाँ पर आप यहाँ पर इसको ऐसे कह सकते हो कि चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, वर्क बाई, या फिर आप ऐसे कह सकते हो इसको कि WA बाई Q माइनस WB बाई Q। अब इसको मैं एक और स्टेप में लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा, KQ बाई RQ माइनस KQ बाई RQ, जिससे इस Q से इसको इसने मार दिया, तो चेंज इन पोटेंशियल क्या हो जाएगा हमारा KQ बाई R माइनस KQ बाई R1। ये R जो है मैं इसको R1 R2 मान लेता हूँ, R1 और R2 मान लेता हूँ, क्योंकि दोनों तो डिफरेंस है ना। ये R यहाँ से R1 होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये R1 होगा, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये R2 होगा। तो मैं इसको मानता हूँ KQ बाई R2। तो ये भी हमारा एक पोटेंशियल का फॉर्मूला बन जाता है। और आगे भी मैंने आपको यहाँ पर भी मैंने आपको एक पोटेंशियल का फॉर्मूला बताया है। तो ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे कि ये मेनली एक बैटरी में देखा जाता है कि बैटरी का एक पॉइंट होता है पॉजिटिव पोटेंशियल पे, तो दूसरा पॉइंट होता है, जो बड़ा वाला पॉइंट होता है वो होता है नेगेटिव पोटेंशियल पे। तो इस तरह से बैटरी में भी पोटेंशियल डिफरेंस को देखे जाते हैं। तो ये रहा पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बातें जो कि मैंने आपसे करा है। चलिए चीज़ों को और ज़्यादा समझते हैं और आगे बढ़ते हैं लेक्चर में, मैं आपको और भी चीज़ों को क्लियर कराते चलता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बातें करेंगे आगे जाके लेक्चर में। अब मैं आपको समझाता हूँ इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं। तो अब हम समझेंगे कि इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस को क्या होते हैं। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, देखिए काफ़ी बार इस चैप्टर से क्वेश्चंस देखे गए हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जामिनेशन फ्रंट ऑफ व्यू से। तो मान लीजिए यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और यहाँ से मान लीजिए कि अलग अलग डायरेक्शन में जो है चार्जेस बाहर निकलते हैं, इधर में एक, इधर में एक, इस तरह से मैं इसको अलग अलग मान लेता हूँ कि डायरेक्शन में चार्ज का अपना एक फील्ड है। आप ऐसा मान लो कि चार्ज का अपना एक फील्ड है। तो इस पॉइंट से इस डिस्टेंस पे, यहाँ पे इस सभी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो सेम होगा। इस सभी पॉइंट पे क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा। तो जहाँ जहाँ तक सर जिस सरफेस में जहाँ जहाँ तक पोटेंशियल जो है वो सेम होगा, उस पॉइंट को क्या कहेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो क्या बोलता हूँ मैं, सरफेस at every point of which electric potential इज सेम। तो सरफेस के हर एक पॉइंट पे जहाँ जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होंगे उन पॉइंट को क्या बोला जाएगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्यों, देखिए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, KQ/R। तो K तो कांस्टेंट है और Q तो ये चार्ज Q है, तो ये भी फिक्स है। तो जो डिफरेंस है यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मान लीजिए R है तो सेम हो गया, ये डिस्टेंस भी R है तो सेम हो गया। तो जितनी दूरी होगी, जितनी चार्ज से जितनी ज़्यादा दूरी होगी उतना ही क्या होगा, पोटेंशियल। अगर चार्ज से दूरी सेम है तो पोटेंशियल भी क्या होगा, सेम होगा। तो ये रहा इक्वी पोटेंशियल सरफेस का कॉन्सेप्ट जो कि मैंने आपको समझा रखा है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिसिटी के ही नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा कि क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में समझाऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, कैपेसिटर के बारे में, इन सब के बारे में आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। पहले मैं आपको क्या करता हूं, एक यहाँ पर क्वेश्चन दे देता हूं। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए। इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में भी देखे जाते हैं, तो आपको वहाँ से भी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी कि चलिए इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में भी देखे जाते हैं। तो क्वेश्चन है, टू चार्ज आर present at a separation of R, then they experience F Newton force
व्हाट, या फिर ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, इफ़ द सेपरेशन, इफ़ द सेपरेशन between two charge is increased by 4 times, then the new force will be। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को भी तैयार करना होगा। ऑप्शन ए में दूसरे पेन के दूसरे कलर से लिखूं ताकि मैं आपको समझ में आएगा। ऑप्शन ए जो होगा 8 न्यूटन, ऑप्शन बी 16 न्यूटन, या सॉरी न्यूटन नहीं, मैं एफ बोलता हूँ, एफ न्यूटन था, तो 16F, 8F। ऑप्शन सी जो है मैं बोल देता हूँ 32F, और ऑप्शन डी को मैं बोल देता हूँ नॉन ऑफ दी एबव। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने होंगे। चलिए मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिखाता हूँ कि क्या वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो देखिए बोला गया कि पहले जब दो चार्ज आपस में एक डिस्टेंस से सेपरेटेड थे, आर डिस्टेंस से, तो एक आर डिस्टेंस जब सेपरेटेड थे तो इनके बीच में जो फोर्स था वो था एफ। उसका वैल्यू क्या होगा, के, मैं इसको मानता हूँ Q1, इसको मानता हूँ Q1, इसको मानता हूँ Q2, तो के Q1 Q2 बाई इनके बीच का डिस्टेंस आर स्क्वायर। अब क्या किया गया, इनके बीच का जो डिस्टेंस है Q1 और Q2 के बीच का जो डिस्टेंस है उसको कर दिया गया, दोनों को ही मैं पॉजिटिव मान के चलता हूँ, इनके बीच का डिस्टेंस को कर दिया गया 4R, ये है ना 4 टाइम कर दिया गया, 4R कर दिया गया। तो अब जो नया फोर्स होगा वो क्या होगा, नया फोर्स होगा एफ डैश, जो क्या होगा के Q1 Q2 बाई 4R का होल स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा हमारा के Q1 Q2 बाई 16R स्क्वायर। और इतना जो है हमारा ये क्या दिख रहा है हमें, तो ये हमें दिख रहा है पहले का F, ये हमारा हमें क्या दिख रहा है, तो ये हमें दिख रहा है पहले का F, तो F डैश क्या हो जाएगा, F बाई 16 न्यूटन का फोर्स हमें दिखने को मिल जाएगा, जो कि हमारा किसी भी आंसर से मैच नहीं करता है। गलती से लोग ये आंसर मार सकते हैं, मगर ये पहले ही नहीं होगा, हमारा आंसर होगा नॉन ऑफ दी अबव, क्योंकि हमारा आंसर आ चुका है F बाई 16 न्यूटन। तो मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के काफ़ी कॉन्सेप्ट को समझाया है, और भी काफ़ी कॉन्सेप्ट्स है जिसको अभी बताना बाकी है, तो मैं आपको वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन को, और अभी हमारे टीम से जुड़ जाइए। और अगर आप हमसे ऑफलाइन में पढ़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करके हमसे ऑफलाइन में भी जुड़ जाइए। नेक्स्ट लेक्चर में आता हूँ, और अगर आपको ये सभी नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for learning with Vivaswan Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.